तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज अपन लोग क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको पूरा बता देता हूँ वीडियो का जो हमारा स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस रहेगा वो, फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि रिक्वेस्ट थी कि सर ना थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स भी जो हैं आप कराते चला करो साथ साथ में। ऐसा मैं करता ही हूँ, लेकिन इस बार और अच्छे से आपको बता भी रहा हूँ कि देखो कर रहे हैं अपन। तो पहले अपन पेज नंबर 24 पर हमें किताब के जो कुछ 3 क्वेश्चन हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, वो करेंगे अपन पहले। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पे हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया है किताब में कि भाई जो विद्युत धारा है या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस किस में प्रवाहित हो सकती है। उसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं। अम्ल और क्षार के विलयन में जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो कैसे होती है अपन करा करके भी देख लेंगे एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद हमें एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर और दे रखी है कि जो अम्लीय हमारे पास में क्या है, सॉल्यूशन है, विलयन है किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, वही जो है लिटमस पेपर के कलर को बदल सकता है। मतलब अगर हम देखें तो सूखी अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की गैस है ना हमारे पास में, तो वो जो है लिटमस पेपर के कलर को ब्लू से लाल नहीं कर सकती। तो उसका भी हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे। मतलब हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, एक पॉइंट हम लिख चुके थे वहां पे, अम्ल और क्षार में समानता। मतलब हम पहले ही दरअसल लिख चुके हैं कि अम्ल और क्षार के जलीय विलयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर साबित करेंगे। तो आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपको किताब में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखनी चाहिए। तो इसने हमें 2 चीज़ें बोली है, पीतल और तांबा। तो पहला क्वेश्चन है पीतल क्या होता है, ब्रास बोलते हैं इसको इंग्लिश में हम लोग। आपने वो एक वर्ड बहुत फेमस पढ़ा होगा, ब्रास बैंड, किशोर ब्रास बैंड। हमारे यहाँ राजस्थान में तो बहुत होता है, आपके वहाँ होता है कि नहीं, लिख करके बताना कि जैसे ब्रास बैंड का क्या मतलब है। वो बैंड वाले जो होते हैं, तो वो ब्रास, वो यही पीतल की बात कर रहे होते हैं कि उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, जो भी वो बजा रहे हैं, वो पीतल के बने हुए होते हैं। तो पीतल फिर असल में है क्या, ये आपको ध्यान होना चाहिए। पीतल जो है वो दरअसल कॉपर और जिंक से मिलकर के बना हुआ है। मतलब ये क्या है, मिश्रातु है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु होता था पहले की किताबों में, आजकल इन्होंने मिश्रातु कर दिया है उसको। खैर ठीक है। तो ये ब्रास। दूसरा हमें इन्होंने क्या कहा है, कॉपर खुद कहा है, तांबा कहा है इन्होंने। तो ये और ये, मतलब कुल मिला के कॉपर जिंक धातु की बात हो रही है कुल मिला के। तो धातु के बर्तनों में हमें क्या नहीं रखने चाहिए, देखो हमें यहाँ पर इसने कहा है खट्टी चीजें नहीं रखनी चाहिए, खट्टे पदार्थ, दही जैसे, क्यों नहीं रखनी चाहिए। तो देखो दही अगर खट्टी है तो हमने पढ़ा है अम्ल कैसे होते हैं, व्यवहार में खट्टे होते हैं। तो अम्ल की क्या हो जाएगी, धातु से जो है ना अभिक्रिया हो जाएगी। और अम्ल की जब धातु से अभिक्रिया होती है तो आपको पता है कि एक तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और कुछ और भी हमारे पास में, इस केस में हम लोग कह सकते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। तो ऐसा कुछ बनता है, ऐसे सब्सटेंसेस बनते हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। समझ में आ रही है आपको ये बात। तो उस केस में हम लोग कह रहे हैं कि हमें इन बर्तनों में, धातु के बर्तनों में जो है खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। सरल सा उत्तर है, आप लिख सकते हो अपने आप से। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा है कि ना, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो बहुत सिंपल है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराने पर होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, तो देखा जाए तो फर्स्ट के जैसा ही है ये क्वेश्चन भी। तो देखो इसका पहला पार्ट यही है, हम एक उदाहरण दे रहे हैं इसको, जैसे हमने किया था, हमने क्या लिए थे, जिंक के टुकड़े लिए थे, सॉलिड जिंक ग्रेन्यूल्स। इनकी अभिक्रिया हमने किससे कराई थी, हमने कराई थी H2SO4 से। तो अगर हम अम्ल ले लें यहाँ पर H2SO4 और एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं हम इसका, तो हमें क्या मिला था यहाँ पर, ZnSO4, जिंक सल्फेट और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ये तो गैस हो गई और ये हमारे पास में एक्वस हो गया, जिंक सल्फेट तो लवण और हाइड्रोजन गैस हमारे पास में यहाँ पर बन गई। तो एक छोटी सी बात, ये एक्वस जो है पावर में नहीं है, ये यहाँ है, जगह कम पड़ गई तो ऊपर लिखा है मैंने। तो समझना, यहाँ पे आगे हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी गैस निकली, तो कौन सी गैस, तो गैस तो क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन गैस निकली, ये लिख के बताना है। फिर हमें कह रहा है कि एक उदाहरण द्वारा, तो ये उदाहरण हमने दे दिया। फिर कह रहा है इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो इसका उत्तर आप लोगों को लिखना है कि हम इस गैस को साबुन के पानी में से प्रवाहित कराएंगे। भाई हम लोगों ने तो क्या किया था, सीधा ही अंगूठे से टेस्ट ट्यूब को दबाया था और
छोड़ दिया था। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये अलाउड नहीं है करना। क्यों? समझना कि यार आप ना वहाँ पे HCl से काम कर रहे हो या H2SO4 से, अम्ल है आपके हाथ में, तो अम्ल वाली टेस्ट ट्यूब को अंगूठे से दबाने के लिए कौन बोलेगा अपने को? भाई वो तो मैंने आपको बता दिया था कि मैंने बहुत ज़्यादा उसको तनु कर दिया है, डाइल्यूटेड करके ले रहा हूँ, इसलिए रिस्क नहीं है। लेकिन मान लो ऐसे कर रहे हैं, लैब में धुल जाए कर जाए कुछ, तो स्किन पे इरिटेशन हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास रास्ता क्या है कि मान लो ये जैसे टेस्ट ट्यूब है आपकी, यहाँ गैस बनी है, तो यहाँ पे एक कॉर्क लगी होती है और उसमें से एक पाइप निकला हुआ होता है। तो उस पाइप को हमें क्या करना होता है, एक साबुन के पानी से भरा हुआ हम कुछ बीकर वगैरह ले लेंगे, कंटेनर ले लेंगे, तो इसमें साबुन का पानी भरा हुआ है। तो साबुन के पानी में जब ये गैस जाएगी तो क्या होगा, बुलबुले बनेंगे। अब बुलबुले अगर मान लो यहाँ बन रहे हैं तो ये बुलबुले बाहर आएंगे। तो इन बुलबुलों के सामने फिर हम क्या करेंगे, जलती हुई मोमबत्ती को ले जाएंगे। तो ये जैसे ही यहाँ आएंगे तो कैसी आवाज आएगी, पॉप। पॉप की आवाज के साथ में ये जलेगी, तो हम बोल देंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है, तो हमें हाइड्रोजन गैस की पहचान हो जाएगी इससे। क्लियर है, सरल सी बात है। तो लाइन पूरी कैसे करोगे, हम इस गैस को साबुन के पानी से भरे हुए एक बर्तन में प्रवाहित करेंगे, जिससे कि इस गैस के बुलबुले बनेंगे साबुन के, और फिर उन बुलबुलों के आगे हम लोग जलती हुई कुछ माचिस की तिल्ली कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती जो है वो ले जाएंगे। तो उससे क्या होगा, पॉप की आवाज के साथ में ये जलेगी गैस, तो पता चल जाएगा हमको। प्रश्न संख्या 3 हमें दे रखी है कि साहब कोई धातु यौगिक A, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सब जने। कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, वो भी कैसा है, तनु, डाइल्यूटेड। तो क्या होता है देखना, तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। बुदबुदाहट मतलब पट 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 पट, इफर्वसीन बोलते हैं इस चीज को। ये अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में जो है एक रिएक्शन की थी, जहां पे मैं उसको गर्म कर रहा था सॉल्यूशन को, तो मैंने आपको वहां बताया था कि इफर्वसीन क्या होती है, पट पट ऐसे आवाज आती है सॉल्यूशन की। जैसे अभी भी उस दिन भी अपन ने की थी, तो जब खाने के सोडा में हम लोग अम्ल डाल रहे थे, तो वहां पे नहीं प्स करके जल्दी से आवाज आ रही थी, जो हम CO2 गैस के लिए देख रहे थे, तो वही आवाज की बात हो रही है, इफर्वसीन। तो कह रहे हैं हमें यहाँ पर, तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। तो देखो, जलती मोमबत्ती को बुझा देती है, तो हमारे दिमाग में फट से एक गैस का नाम आ जाता है, यार कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, क्योंकि हमने देखा था माचिस की तिल्ली को वो बुझा रही थी। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि वही हो सकता है कोई और हो, लेकिन हाँ यहाँ एक संभावना है कि CO2 हो सकती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड हो, तो ये कह रहा है कि ये जब अभिक्रिया हो रही है तो यौगिक बन रहे हैं, जो उनमें से एक तो है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, और ये किस अवस्था में बनेगा, हमारे पास में सॉल्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्वस अवस्था में रहेगा, विलयन की अवस्था में रहेगा। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण, अब अटक गए अपन कि यार कैसे, मतलब और हमें क्या अंदाजा लगाना चाहिए यहाँ पे। तो एक चीज हमें यहाँ पे हमने मान लो एक बार के लिए मान ली कि यार अगर वो बुझाने वाली गैस है, तो हमें तो जितनी गैसेस अभी तक पढ़ाई गई हैं वो है केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमने तो अभी तक वही अभिक्रियाएं पढ़ी हैं जिनमें या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है या हाइड्रोजन निकल रही है। और हाइड्रोजन गैस अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो वो तो यार पॉप साउंड के साथ में जलती है, वो बुझाने का काम थोड़ी करती है। तो हमने ये क्लियर कर लिया कि भैया CO2 गैस निकल रही है, पहली बात। फिर अगर हम थोड़ा और लॉजिक लगाएं तो CO2 गैस वाली जो निकलने की अभिक्रिया हमने अम्ल क्षार वाले चैप्टर में पढ़ी, तो वो क्या पढ़ी थी, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, अम्ल से, एसिड से। वो भी कैसा, तनु लिया था हमने वहां पर भी। तो हमारे पास में क्या क्या बनता है, एक तो लवण बनता है, CO2 गैस बनती है, और इसके अलावा एक चीज और बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं पानी। तो हम यहाँ पे ये भी मान लेते हैं कि चलो एक बार के लिए पानी बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो A है, जो धातु कार्बोनेट होगा, मेटल कार्बोनेट, वो होगा क्या, तो मेटल कौन सा है हमारे पास में, Cl, ये Ca, सॉरी Cl तो नॉन मेटल है, Ca कैल्शियम। तो कैल्शियम को यहाँ लिखो, और इसका क्या होना चाहिए, कार्बोनेट होना चाहिए, तो वो क्या होगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब देखो, बैठा के देखो, Ca है, यहां पर भी है, CO2 इससे बन सकता है, CO2
बिल्कुल सही बात है। H2O अगर देखें तो एक ऑक्सीजन मान लो यहाँ से निकल गया, हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, तो H2O भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप और सोच के देखो कि HCl है यहाँ पे, तो CaCl2 भी बन सकता है, Ca यहाँ से आ जाएगा, Cl2 वहाँ से आ जाएगा। बैलेंस करने वाली बात है। तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ 2 लग जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गए, वहाँ पर भी 2 हो गए, ऑक्सीजन वहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, कैल्शियम यहाँ 1 है, वहाँ भी 1 है, सब संतुलित भी हो गया। तो ये है असल में हमारी अभिक्रिया। अब आप देख लो, ये पूछा क्या था इसने, इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक आपको बता दिया था इसने कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिख दिए हमने। तो इस तरह से हमें जो है यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पर प्रेशर लगा के इसको यूज करना पड़ेगा। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब उसके बाद एक टॉपिक अपने को किताब में दे रखा है, जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन करते हैं। ये अपन पहले भी पॉइंट 3rd या 4th शायद लिख चुके हैं अपन, तो आपको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको कैसे दे रखा है किताब में कि अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं क्या क्या हैं। कि अभी तक तो हम डिफरेंस की बात कर रहे थे ना, और हमने दरअसल डिफरेंस में ही दोनों तरफ लिख दिया था, अंतर में ही, कि ये भी जो है विद्युत धारा का चालन करते हैं और ये जो क्षारक हैं ये भी विद्युत धारा का चालन करते हैं। किस स्थिति में? जब इनका जलीय विलयन तैयार कर लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए हमें किताब में एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। कैसे एक्सपेरिमेंट दे रखा है देखो, यहाँ पर पहले बोला है कि आप भाई ग्लूकोज लो, एल्कोहल लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लो, ये लो, इन दोनों के एक्वा सॉल्यूशन लो, और इसी तरह से ये भी लेने हैं, और इन सब के विलयन में आपको विद्युत धारा का चालन करके देखना है। तो उसके लिए हमें सेटअप कैसा बनाने को बोल रखा है किताब में, वो देखो। हम वैसा सेटअप बिल्कुल नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको उसका भी बता देता हूँ हिसाब किताब क्या है। क्या बोला है कि नीचे एक कॉर्क लगाओ। ये कॉर्क का मतलब क्या है, एक रबर का कॉर्क हो सकता है या फिर ये लकड़ी जैसा कुछ हो सकता है। उसके अंदर फिर क्या करो, कह रहा है आप है ना 2 कीले लगा दो, ऐसे लोहे की जो कीलें होती हैं हमारी वो लगा दो। फिर क्या करो, एक कील में से तार ऐसे बाहर निकाल दो और ये दूसरे में से भी सिमिलरली, और मान लो इसको कहीं पर एक आपने बल्ब से जोड़ दिया। ये विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ ही चुके हैं अपन। और इसको आपने एक कुंजी से यहाँ पर जोड़ दिया है, और इसको सर्किट को आपने, कुंजी तो क्या यहाँ पे एक सेल लगा दिया है, फिर कहीं कुंजी चाहिए तो वो लगा दो बीच में। और यहाँ पे आपको अंदर इसके क्या भरना है, ये अलग अलग विलयन भर के देखने। जैसे एक बार आपने इस विलयन में क्या भर दिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर दिया, पानी घुला हुआ ही है उसमें, और चाहो तो थोड़ा पानी डाल ही सकते हो। तो ये फिर एक बार आपको ग्लूकोज लेना है, अल्कोहल लेना है। तो देखो रिजल्ट हमको देखने को क्या मिलेगा, मैं आपको पहले बताया तो ये जो ग्लूकोज है और ये जो अल्कोहल है, ये दोनों ही विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। ये दोनों ही विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो विद्युत धारा का चालन होता है वो आयनों के कारण होता है। किसके कारण? आयन, चार्ज के कारण होता है। आयन कौन से? अगर हम अम्लों की बात करते हैं, एसिड्स की बात करते हैं, तो हमारे पास वो आयन होता है H+ आयन। और ये जब आयन है, ये जलीय विलयन में घुल करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक के जस्ट बाद में, वही लेंगे अगला। और अगर हम बात कर रहे हैं किसी क्षार की, जैसे कि मान लीजिए ये है या ये है, तो ये अपने अंदर से क्या निकाल देते हैं, OH- आसानी से दे देते हैं। सिमिलरली ये भी, तो क्योंकि आयन बन जाते हैं, जैसे Na+ बन गया, OH- बन गया, Ca2+ बन गया, OH- बन गया, यहाँ पर H+ बन गया, SO4 2- बन गया। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में आयन है, ये जो विलयन है ये जल में आता ही हाइड्रोजन दे देते हैं, ये जो है इनके विलयन में OH- दे देते हैं, तो सरलता से विद्युत का चालन हो जाता है। क्यों? आप समझो ना, अगर हम सीधे देखें, मतलब इस विलयन की भी बात नहीं करें, बैटरी से सीधे सर्किट में अगर करंट जा रहा है तो वो भी किसके कारण जा रहा है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है या प्रोटॉन पर धनावेश है। तो कुल मिलाकर के वही ऐसे बहुत सारे प्रोटॉन मिलकर के एक धनावेश बना रहे हैं, तो कुछ हमारे पास से एटम्स बन रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको चार्ज चाहिए, आवेश चाहिए विद्युत धारा को चलाने के लिए। तो ग्लूकोज का भले ही फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, C6H12O6, तो वहां पे कार्बन भी है, वहां पे हाइड्रोजन भी है, वहां पर ऑक्सीजन भी है, लेकिन ना तो वो OH- देता है जलीय विलयन में, और ना ही वो H+ आयन देता है, इसीलिए वो विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। इसी तरह से हमारे पास एल्कोहल है, तो एल्कोहल का भी सूत्र आप सबको पता है। एल्कोहल का जो अनुलग्न है हमने पढ़ा था, हमारे पास में प्रकार्यात्मक समूह जो है ना, फंक्शनल ग्रुप, तो वो OH होता है। तो OH, वो OH नहीं देता है जलीय विलयन में। सूत्र क्या है? C2H5OH।
तो वो ना तो OH दे रहा है जलीय विलयन में, ना ही हाइड्रोजन दे रहा है, इसीलिए जो है इसमें भी विद्युत धारा का चालन नहीं होता। अब ये दोनों तो मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन हम ना इसको और इसको एक एक को टेस्ट करके देख सकते हैं। एक NaOH का विलयन डाल के देख सकते हैं और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन डाल करके देख सकते हैं कि विद्युत धारा का चालन होता है कि नहीं होता है। लेकिन मैं ना ऐसा सेटअप नहीं बना रहा हूं। मैं जो सेटअप आपको यहां पर दिखाने वाला हूं वो कैसा है, अपन क्या करेंगे, सिंपल से एक अपना छोटा सा वो जो कांच का हमारे पास ऐसा बर्तन है, चाइना डिश, वो लिया है अपन ने। इसमें ही मैंने थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं भरा है अपन ने, ये जो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे, सल्फ्यूरिक ले लेंगे या हाइड्रोक्लोरिक ले लेंगे या NaOH का, इसमें भर देंगे यहाँ पे। और सीधा ही मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक छोटा सा बल्ब है। अब उस बल्ब को मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ आपको। इस बल्ब में अंदर ऐसे LED वाला है, इसमें 2 टांगे हैं यहाँ पे। तो इसकी जो एक टांग है उसको तो मैं क्या करूँगा, सीधे ही इसमें डालूंगा। जो दूसरी टांग है उसको वो जो 9 वोल्ट की, हमारे पास में 9 वोल्ट की बैटरी आती है ना, ऐसे वाली ऊपर जिसमें दोनों पॉइंट्स होते हैं, उससे जोड़ूंगा इसको, और इसके दूसरे तार को जो है डाल देंगे अपन अंदर। तो विद्युत धारा का चालन अगर हो जाता है, बल्ब जल जाता है, तो हम बोलेंगे कि हमारा काम हो गया, कि हाँ इसमें विद्युत धारा का चालन हो रहा है। तो आ जाओ देखते हैं जल्दी से। तो दोस्तों देखो, अपन ने क्या किया है, ये 2 चाइना डिश ले रखी है यहाँ पे, और इनमें यहाँ पे मैंने NaOH खाली कर दिया है इसमें पूरा, ये देखो है इसमें लिक्विड। और यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाइल्यूटेड है, इसमें है ये अच्छी खासी मात्रा में। तो मैं पहले तो आपको सिंपली बल्ब दिखा रहा हूँ कि यार देखो अपना बल्ब जो है काम कर रहा है। तो इसको यहाँ पिना देते हैं, और इसको मैं यहाँ टच करूँगा तो ये देखो जलेगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं एक को सिरे को यहाँ डाल रहा हूँ और एक दूसरी टांग को सीधा सिर्फ यहाँ टच कर रहा हूँ, तो ये देखो आप, बल्ब जल रहा है और काफ़ी अच्छे से ही जल रहा है। तो ये तो किस में था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, डाइल्यूटेड में, और अब अपन किस में देख रहे हैं, NaOH में। तो देखो यहाँ पर भी जल रहा है, साफ ही दिख रहा है अपने को बिल्कुल एकदम। बल्ब गर्म भी हो रहा है। तो देखो, अब हमें किताब में जो है एक और जो है हमें अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये लास्ट अपना डिफरेंस है, अंतर है, ये अपना हो जाएगा 11वां पॉइंट। 10 तक अपन कर चुके हैं, शायद ये 11वां ही होगा। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, अम्ल की जो प्रबलता है ना, कि कोई एसिड कितना पावरफुल है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर, या प्रचुरता पर कह सकते हो। किताब में वैसे सांद्रता ही लिखा है, अपन प्रचुरता लिख दिया है मैंने, कोई बात नहीं। देखो तो क्या होता है कि जैसे कोई भी अम्ल है, मान लो HCl है, तो जब इसको पानी में आप लोग मिलाते हैं, अपन लोग मिलाते हैं, तो वहां पर हमारे पास में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि ये H+ जो आयन देता है ना, उसकी अभिक्रिया हो जाती है H2O से, और हमारे पास क्या मिलता है, H3O+ आयन। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और जल, जब हम लोग उसमें क्षार मिलाते हैं या क्षारक मिलाते हैं, तो वो कहलाता है हमारा, वो क्या देता है वहां पर, OH- आयन, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो असल में ये आयन जितने ज्यादा होंगे ना, तो वो उतना ही हमारे लिए प्रबल अम्ल का काम करेगा उस सॉल्यूशन में, और वहां बहुत अच्छी अपनी विद्युत धारा प्रवाहित करेगी। समझ ही पा रहे हो आप इस बात को। सिमिलर है हमारे पास में OH- के साथ में। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें क्या दे रखा है, वो पॉइंट ये है, किताब में एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है अब अपने को, कि HCl जो है, क्या वो सीधा ही, अगर हम मान लो HCl को क्या करें, लिटमस पे चेक करें इसकी गैस को, तो क्या लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को की गैस है हमारे पास, मान लो, उसको हम सीधा अगर लिटमस पेपर के सामने रखें, तो क्या उसका कलर चेंज होगा क्या? क्वेश्चन है ये। तो आंसर है कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता। एक एक्सपेरिमेंट हमें पूरा का पूरा दे रखा है। इस एक्सपेरिमेंट में अपन क्या करने वाले हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ मैं छोटा सा, कि हम क्या करेंगे, नमक लेंगे अपना नॉर्मल वाला, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड में हम लोग मिलाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड। कैसा? कंसंट्रेटेड। कैसा लेंगे हम लोग इस बार इसको? कंसंट्रेटेड, मतलब सांद्र ले रहे हैं इसको, तनु नहीं कर रहे हैं, मतलब इसमें पानी नहीं मिला रहे हैं इस बार हम लोग। और नमक तो सॉलिड है ही अपना, वो तो पता ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या बनता है,
एक तो HCl गैस बनेगी हमारे पास में, गैस मिल जाएगी थोड़ी अवस्था में, और दूसरा जो है हमें यहाँ पर मिलेगा सोडियम, हाइड्रोजन और सल्फेट, NaHSO4। बाकी मैं संतुलित वगैरह करने पर नहीं जा रहा हूँ। असल में क्या, किताब में ये बात पूरी रिएक्शन पूरी नहीं लिखी हुई है, तो आप लोग वहां फिर सोच सकते हो कि यार HCl गैस फिर आई कहाँ से। तो मैं इसीलिए बस आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट, ये दोनों चीजें मिलाएंगे अपन, उसमें से ये मान के चल रहे हैं कि HCl गैस निकलेगी। फिर हमें वहां पर क्या चेक करना है, उसके आगे नीला लिटमस पेपर ले जाना है, ब्लू, और देखना है कि क्या वो रेड में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। ये बात अपने को करके देखनी है। तो आ जाओ पहले ही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो साथियों, अब अपने पास में सबसे डरावनी चीज़ है, वापस से देख रहे हो ना कैसे कितना प्रिकॉशन ले लेता हूँ मैं। ये है अपना कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैं धीरे से दूर रख के इसको खोल रहा हूँ ढक्कन को। ये सारा प्रिकॉशन रखना होता है, ठीक है, ग्लव्स वगैरह, गैस इकट्ठी हो जाती है तो वो बाहर निकलती है। अब अपन ने ली है यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में अपने को डालना है थोड़ा सा नमक। स्पैचुला, वो चम्मच हो, तो ये स्पैचुला आ गया अपने हाथ में। अब थोड़ा नमक, सादा नमक है बिल्कुल, अपने घर से ही लाया हूँ नीचे से। टाटा है कि पतंजलि है मेरे को नहीं पता, ज़्यादा डाल दिया क्या, ठीक है चलो देखते हैं। अब अपन क्या करेंगे, ये है अपने पास में कॉर्क लगी हुई पाइप। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट कैसा होने वाला है पता नहीं, मैं तो कर रहा हूँ आपके सामने बस। तो पहले से कोई प्लानिंग व्लानिंग नहीं है हमारी तैयारी, तो इसको यहाँ लगा देंगे एसिड डाल करके, और यहाँ पे अपन जो है ब्लू लिटमस पेपर इसके लगा के देखेंगे। तो एक बार अपन लगाएंगे सूखा लिटमस पेपर, फिर उसी को जो है गीला करके लगा के देख लेंगे कि क्या चेंज होता है। तो सूखे में कलर चेंज नहीं होना चाहिए और गीले में चेंज होना चाहिए। तो पहला काम तो ये है कि इसमें अपने को सांद्र जो है सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। तो मैं इसमें धीरे धीरे से डाल रहा हूँ। अब ये जो अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। बन रही है गैस यहाँ पे, मुझे बदबू सी आने लग गई है। तो अगर इस गैस को हम इस लिटमस पेपर को सामने रख भी रहे हैं तो कोई फ़र्क होता मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस पर। और अगर मैं इसी जगह पे क्या करूँ, इसको गीला कर लूँ, अब देखते हैं। दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये कितना लाल हुआ है। ज़रा सा अगर आप कॉर्नर्स पर नोटिस कर पा रहे हो तो भाई मेरे को तो दिख रहा है यहाँ से, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि नहीं दिखा पा रहा हूँ वो नहीं पता। और अगर इसी जगह पे मैं अगर कोई सूखी टेस्ट ट्यूब इसके ये जो है इसके सामने ले जाऊँ ना, तो साइड वाइड तो छोड़ो, कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने काफ़ी देर इसको पकड़ के रखा है। इसमें गैस के बुलबुले देख सकते हैं आप लोग, छोटे छोटे से बुलबुले बन रहे हैं यहाँ पर। और ये जो लिटमस पेपर है, ब्लू ही लिया था अपन ने हाथ में, इसको इस तरह से लाल होता हुआ आगे से आप देख सकते हो किनारे से। गॉट इट। तो ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि घर पे ऐसा कुछ भी करने की कोशिश मत ही करना। इतना प्रिकॉशन लेकर के ही कर रहा हूँ मैं। ये गैस भी ना हम इनहेल करें, इसलिए ये लोग मास्क वगैरह ये सारे लगा करके ही, खैर ये भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी है ना, दूरी रखें इन सब चीज़ों को। तो ये इस तरह से अपना प्रैक्टिकल है। और बाकी अगर सिंपल में
अगर आप इसके अगर अपन आगे रख भी रहे हैं कुछ ही, तो वैसे ऑलरेडी थोड़ा लाल हो रखा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने काफ़ी देर तक भी इसको पकड़ के देखा था इसके सामने। ठीक है क्या? तो बस यही था अपना एक्सपेरिमेंट। तो देखो, एक छोटी बात मैं आपको यहाँ पे नोटिस क्या कराना चाह रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट अपन ने देखा, अब वो कितना सक्सेसफुल रहा, कितना फेलियर रहा, उसको छोड़ो, आप आइडिया पर आओ, आइडिया को समझो, मुद्दे को समझो। हो सकता है कि उसमें गैस बहुत ज़्यादा इकट्ठी करानी हो, थोड़ा कम नमक डालना हो, सांद्रिक सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के वेट करना हो, 100 बातें। अभी उन सब डिटेल में नहीं जा रहे, मैं केवल आपको ये कहना चाह रहा हूँ क्या ज़रूरी है। या आयन, अपन क्या बोल रहे हैं, क्या ज़रूरी है? आयन ज़रूरी है। तो जैसे कि यहाँ पे सूखा जब HCl की गैस है हमारे पास में, तो उसमें क्या नहीं है? आयन नहीं है जब गैस है। लेकिन जैसे ही हमने लिटमस पेपर को गीला कर लिया, ठीक है, जैसे ही हमने क्या कर लिया, लिटमस पत्र को क्या कर लिया है, भिगो दिया है, तो उसी वक्त क्या हो जाता है, वाटर से, पानी से किसकी अभिक्रिया हो जाती है, हाइड्रोजन आयन की अभिक्रिया हो जाती है। और क्या बन जाता है वहां पे, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। और ये आयन जो है ना, फाइनली इन्हीं के कारण क्या होता है, लिटमस पेपर का कलर जो है चेंज हो जाता है। तो वो रेड नहीं होता, ब्लू से रेड हो जाता है। ये इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य था, या इस एक्सपेरिमेंट का जो है उद्देश्य था, आपको समझाने की जो बात थी। तो चलो, इतनी सारी मेहनत हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए, ठीक है क्या? तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना है, बताना है कैसा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।